औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस बशीर। वेलकम बैक टू अवैस अकेडमी। सो जी, आज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके ऊपर हम पहले बात कर रहे थे अकाउंटिंग डेफिनेशन के ऊपर। अकाउंटिंग डेफिनेशन में हमने जी बात की ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने जी जनरल की बात की थी, फिर लेजर की बात की, ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस की बात की, और आज जो हमारे पास स्टेप है, जो हमारे पास सेकंड लास्ट कह लें स्टेप है, जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट जो है ये पूरे अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीशन करता है। यहाँ पे आके हमें पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो डेफिनेशन की बात करें, फाइनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिस पे हमने एनालाइज करना है अपने प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट कितना हुआ और नेट लॉस हो गया। ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको हमने चेक करना है कि क्या चीज़ है, वो कितने पैसे उससे मुनाफा हो रहा है और कितने नहीं हो रहे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आज हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और उनको क्या कहते हैं, उनका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे इस तरह हैं, वो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता होता कि वो किसके साथ लिंक आ रही है, वो बात असल है क्या है, वो चीज़ क्या है, एक्सपेंस कहलाता क्या। तो आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम ये देखेंगे। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जी नेक्स्ट लाइक और शेयर वो तो आप लाजमी करें, ताकि ये कि अगले बंदे किसी को और जिसको ज़रूरत है उसको ताकि वे पहुँचे और वो आसानी के साथ इस चीज़ को पिक कर सके। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी वाइट बोर्ड पे और चेक करते हैं इसका टॉपिक क्या है और क्या हमने सीखना है जी। अच्छा जी, फाइनल अकाउंट, ठीक है, जिसको हमने ये भी याद रखें, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं फाइनल अकाउंट, उसमें जिसमें हमने क्या करना होता है कि पता लगाना होता है कि जी कितने हमारे पास खर्चे हुए, अखराजात हुए और कितना हमें मुनाफा हो रहा है। सो आपने ये याद रखना है कि ये सिर्फ अकेला ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, दोनों को कंबाइन हमने लिखना है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले मेन जो चीज़ें एसेंशियल पार्ट जो कह लें वो ये है। सबसे पहले आपने नेम ऑफ बिज़नेस लिखना है, जो आपको बिज़नेस मतलब वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अमजद कॉरपोरेशन, ठीक है, उसके बाद ए एंड सी कॉरपोरेशन, ए एंड बी कॉरपोरेशन, इस तरह का नाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखें इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, एक ये वीडियो है, ठीक है, फाइनल अकाउंट का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस करना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसमें कितनी चीज़ें आती हैं उसको डिस्कस इंशाल्लाह ताला डिटेल में करेंगे, ठीक है जी। आगे जो टॉपिक है उस पर जी हमने ट्रेडिंग अकाउंट को लिखना है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, फॉर द ईयर एंडेड, जो आपको वो साल की बात करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली जिस वक्त हमने पूरे नफ़ा नुकसान देखना होता है तो वो साल पूरे के बिज़नेस करने के बाद जो मामलात हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेके ट्रायल बैलेंस से, एंड देन फिर हम यहाँ पे इनपुट करके, एंड देन फिर हमने चेक करना था कि एंड पे लास्ट ईयर पे, यानी हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर हमें कितना मुनाफा हुआ, क्या ज़्यादा हमारे खर्चे हुए, क्या हमारे पास कम हुआ। सो जी आज करते हैं ट्रेडिंग। जिस तरह आपको मैंने बताया जी, नेम आ गया पहले, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, फॉर द ईयर एंडेड आ गया, डिटेल अमाउंट, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। मुश्किल कोई बात नहीं, इसलिए ये डिस्कस करना इतना खास मुश्किल नहीं था। ये याद रखें इसमें डेट नहीं आएगी, ठीक है। डिटेल और अमाउंट, डिटेल एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड याद रखें। एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ पे आएंगे और सेल हमारे पास यहाँ पे आएगी क्रेडिट साइड पे, ठीक हो गया जी। अकाउंट है जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या है ये याद रखें। ये अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें ये थोड़ी सी बातें आपने नोट डाउन करनी है। ये ऐसा अकाउंट है जिसमें हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डील करनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं परचेज से या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है उसके साथ डायरेक्ट लिंक कर रहे होते हैं कि उसको कितने बनने की कितनी लागत आई। सो जी इसमें हमने ये चेक करना है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अब ये एक्सपेंसेस पता तो चल गया डायरेक्ट है, ठीक है। फिर इनको चेक करने का तरीकाकार क्या होता है, इसको देखेंगे किस तरह, इसको लिखेंगे किस तरह, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो वो पढ़ते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास आएगा स्टॉक ओपनिंग। स्टॉक ओपनिंग से मुराद क्या है, हमारे पास जो हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर जितना हमारे पास स्टॉक, फॉर एग्जांपल पिछले साल हम बात करते हैं 2019 पे, लास्ट पे 31 दिसंबर में जो हमारा माल बच गया था, जो हमारे गोदाम में कोई चीज़ पड़ी हुई थी, स्टॉक में मौजूद थी, वो अगले साल यानी जनवरी 2020 में, यानी इस साल
वो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी पिछली साल का एंडिंग जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद आगे आ गया परचेजेस। परचेजेस क्या है? परचेजेस जी हमने हर एक वो चीज़ जिसको हमने ख़रीदना है बिज़नेस में रीसेलिंग पर्पज़ के लिए, यानी वो हमने ख़रीदना है ताकि ये किसी को बेच के मुनाफा कमाया जा सके, तो वो जी हमारे पास परचेज़ है। यहाँ पे हमने याद रखना है परचेजेस में आपने इस तरह नहीं लिखना है इसमें से लेस रिटर्न, यानी कुछ ना कुछ हम खरीदते हैं, डिफेक्शन की वजह से हमने क्या की कि अपने सेलर को वापस दे दी, तो वो चीज़ें जी हमने यहाँ पे लिख के लेस करने के बाद हमने अमाउंट लिखनी है। ठीक हो गया। कैरेज इनवर्ड। अब जी कैरेज इनवर्ड बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या नहीं। ठीक है, अब ज़रा गौर करना है हर वो एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हम पे करते हैं किसके ऊपर, चीज़ खरीदी जहाँ से, उधर से माल लेने से लेकर हमने गोदाम में माल रखने तक जितना खर्चा आएगा, जो बंदा वो चीज़ लेके आएगा उसका किराया, उसका खर्चा जो हम देंगे वो होगा कैरेज इनवर्ड। समझ आ गई। अब कैरेज इनवर्ड ये भी हो सकता है, याद रखें कैरेज दो तरह के होंगे। कैरेज इनवर्ड से मुराद ये है जो चीज़ आप अपने गोदाम में लेके आ रहे हैं माल, उसके ऊपर जो आप चार्जेस देंगे उसे बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। अगर आप गोदाम से निकाल के बेचने वाले बंदे, यानी किसी बंदे ने आर्डर दिया, उस तक पहुंचाते हुए हमारे पास क्या है कि जितना खर्चा आएगा या हम लगाएंगे वो कैरेज आउटवर्ड होगा। तो सो ये याद रखें कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड का फ़र्क। और ये भी याद रखें क्वेश्चन में कभी कभार सिर्फ और सिर्फ वो देता है कैरेज, तो इसका मतलब हमने विदाउट देखे इनवर्ड आउट उसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंस करके डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग काउंट करना है। क्लियर होगी बात जी, समझ आ गई। अच्छा, आप अगला जो स्टेप है वो है वेजेस। अब वेज क्या है? ऐसी अमाउंट है यानी रेमोरेशन है, वो जो जिस बंदे को किसको देनी है, वर्कर्स को देनी है लोड या अनलोड करने के सामान के। फॉर एग्जांपल हमने माल लिया तो वो वहाँ पे बंदे कहते हैं कि आप इस तरह करें कि इसको लोड करने के ऊपर इतने पैसे जो हैं वो आप दें ताकि वो क्या चीज़ को वो लोड करे। जिसमें वो लोड करेगा तो जितना उसका हमने पैसे उसकी उजरत बनेगी उसको हमने वेजेस बोलेंगे। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं माल लेके आते हैं गोदाम से पहले याद रखना है गोदाम से पहले यानी माल आया गाड़ी से उतारा, गोदाम में ले जाने के ऊपर जो खर्चा है, यानी जो कास्ट डायरेक्टली उसकी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के साथ लिंक कर रही हो, कनेक्टेड हो, वो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी, वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। अब याद रखें वेजेस हमारे पास दो तरह के होंगे, एक याद रखें वेजेस एंड सैलरी क्या, और दूसरा आएगा सैलरी एंड वेजेस। तो याद रखना है जो इसका फर्स्ट टाइटल है वो किसके साथ लिंक आ रहा है। अगर वेजेस एंड सैलरीज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारे पास डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। अगर हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस आ रहा है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ये लिखने होगा। आगे कहता है जी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आपको पता चल रहा होगा इंश्योरेंस क्या है। प्रीमियम देना है किस वजह के, किस लिए, इसलिए देना है ताकि ये कि वो चीज़ सेफ़ एंड साउंड आप तक पहुँचे। रास्ते में अगर फॉर एग्जांपल डैमेज हो जाती है या नुकसान से कोई ख़राब हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उससे क्लेम हम कर सकें। सो ये जो है ये इंश्योरेंस है जो हमने उसको माल आने के ऊपर यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके ऊपर हमने पे करनी है पहले। ये हमारा खर्चा होता है कि सेल, यानी इसलिए ये सेल के साथ नहीं, ये इसका मकसद होता है चीज़ के बनाने की कास्ट में ऐड हो रही होती है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। आगे जी कस्टम ड्यूटी। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज़ कस्टम ड्यूटी। ये चीज़ याद रखें कस्टम ड्यूटीज़ क्या है। ड्यूटी याद रखें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस जो आप पे इम्पोज होता है वो किस बना पे इम्पोज होता है, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। याद रखें कस्टम्स आपको लगते हैं इंपोर्ट पे भी लगते हैं, एक्सपोर्ट पे भी लगते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो हम कहेंगे जी हमारी इंपोर्ट है तो ठीक है हम कुछ चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है, बच्चे कुछ जानते हो गए कुछ नहीं जान रहे। इंपोर्ट वो चीज़ें जो बाहर से हम मंगवाते हैं अपने मुल्क में, ठीक है, बाहर के मुल्कों से आ गई हमारे पास मुल्क में आई एंड देन हम यूज़ कर रहे हैं कुछ अपने इस्तेमाल के लिए प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, बट जो उनका बिज़नेस का आगे मकसद हो। और दूसरा एक्सपोर्ट है, हमने कोई चीज़ बना के हमें बाहर से ऑर्डर मिला, हमने बाहर एक्सपोर्ट की उससे भिजवाई, ठीक है, यानी फ़रोख्त की। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क है। अब ड्यूटीज़, ये हमारे पास कस्टम ड्यूटीज़। अब याद रखें कोई भी चीज़ जिस वक्त इंपोर्ट होगी उसके ऊपर जो कस्टम लगेगा उसे हम बोलेंगे जी इंपोर्ट ड्यूटी, और जिस वक्त एक्सपोर्ट होने पर कोई कस्टम लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से ये चार्जेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक हो गया। अब फ्रेट इनवर्ड क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, ये याद रखें कोई भी चीज़ बाहर से हमने मंगवानी है थ्रू स्टीमर, रेल और एयर। पिक्चरें आपको शो हो रही होंगी,
इसको याद रखें, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए आपको वाज़ा करने में, इसका क्या मतलब है, क्या चीज़। तो वो जो किराया हमने देना है, ये सारी क्यों चीज़ें मंगवा रहे हैं, एंड देन क्योंकि वो परचेज़ के साथ बनाने के ऊपर उसके साथ लिंक आ रहा है, सो जी ये हमारे पास वो हम उसको कास्ट करते हैं, उसके लिहाज से हम चलते हैं। ठीक है जी। आगे कहता है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जैसे डिस्कस कर लिया जी, चीज़ आने के ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं, मंगवाने के ऊपर जो हम देते हैं। अच्छा जी, एक्साइज ड्यूटी जी, उसके बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी और डाक चार्जेस। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या है कि ड्यूटी इम्पोज हो गवर्नमेंट की तरफ से, एक आप अपने मुल्क में बना रहे हैं तो कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्जेस गवर्नमेंट वसूल करती है कि जी आप बना रहे हैं, इसके ऊपर जी ड्यूटी आपको चार्जेस कुछ पे आप करेंगे, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर जो अलाउ चीज़ें वो लगाती हैं, जो वो चार्जेस वो वसूल करते हैं, उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलेंगे। डाक चार्जेस क्या है? डाक चार्जेस क्या है कि जिस वक्त हम चीज़ बाहर से मंगवाएं, मंगवाने के बाद वो शिप में आए, ठीक है, वो कार्गो में आए, तो जिस वक्त वो अनलोडिंग हुई पोर्ट पे, तो उसको क्लियर करने के चार्जेस जो हम उसको लाएंगे अनलोडिंग करने के वक्त हमें देने पड़ते हैं उन अथॉरिटीज़ को, तो वो चीज़ें जो है हमारे पास डाक चार्जेस होंगी। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है? ये एक रेंट कह लें, ठीक है, एक हमारे पास वाजिबुल अदा रकम बोल लें। ये किस लिए देनी होती है? हमने किसी का कुछ हक कुछ अरसे के लिए यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम परचेज़ करते हैं पेटेंट राइट, ठीक है, हम परचेज़ रखते हैं किसी का कॉपीराइट कुछ अरसे के लिए यूज़ करने के लिए उसकी परमिशन के साथ, तो हम उसको कुछ पे कर देते हैं, ये रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास भी डायरेक्ट हमारे एक्सपेंस है और डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कोल, कोक, गैस एंड फ्यूल। कोल आपको पता है कोयला है, कोक क्या है, वो भी उसी तरह की शक्ल होती है, उसके फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये कि वो जलता रहे और आराम से उनके साथ जो मशीनरी में यूज़ हो सके। ये भी कुछ मशीनरी में ये ऐसे यूज़ होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोहे को पिघलाने के लिए वो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें ये यूज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा इस लिहाज से। सो पिक्चर आपको शो हो रही होगी, कोल को है और कोक गया, इसमें फ़र्क आप चेक कर सकते हैं। गैस आपको पता है जी, उसके बाद फ्यूल आपको पता है जी क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारे पास डीजल आ जाता है, वो चीज़ें फ्यूल पेट्रोल आ जाता है जो आई, वो हमारे पास है। मोटिव पावर, अब मोटिव पावर क्या है? मोटिव पावर से मुराद एनर्जी सोर्स है जिससे हमने मशीनरी को चलाना है। ठीक है, ये आप याद रखें, कुछ डेफिनेशंस में आपको पर ये चलेगा, वाटर है, कोई स्टीम है, उस लिहाज से चलाने वालों, कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी को यानी वो जिससे मशीनरी हमारी चले, ये मोटिव पावर है। ठीक हो गया जी, ये होगी डेबिट साइड। उसके बाद अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं। क्रेडिट साइड पे सेल से क्या मुराद है जी? जो चीज़ हम बेचेंगे सारी इधर लिखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अगर रिटर्न हुई हैं तो वो लेस करने के बाद लिखी जाएगी। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है, वो आता है जी स्टॉक, जो कि क्लोजिंग है। क्लोजिंग स्टॉक से मुराद यानी वो चीज़ें जो एट द एंड हमारे पास स्टॉक वो आपको गिवन होगा, ठीक है, वो आपकी एडजस्टमेंट में इंशाल्लाह आप नेक्स्ट करेंगे तो उसमें होगा। तो फिर आपने क्लोजिंग यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, फिर अब चेक करना है, इसके टोटल करना है। ये पहला स्टेप है, स्टेप 1 है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, फाइनल अकाउंट का। ये पहला स्टेप है, ठीक है, हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ये पहला स्टेप है जो हमारे पास है जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इसके टोटल करने के बाद अगर तो सेल साइड जो है वो बड़ी है एक्सपेंसेस से, तो हमें मुनाफा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है जो खर्चों की है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ग्रॉस लॉस होगा। ये चीज़ ये याद रखें, ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट ये एक्चुअल नहीं होते, इनको लिखने के बाद नेट प्रॉफिट नेट लॉस ही एक्चुअल होते हैं। सो जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। कोशिश करें इसको लाइक और शेयर करें ताकि ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इसको चेक कर सकें, देख सकें और इससे कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।